हमारे देश में हर 2 घंटे में एक दलित का अपमान होता है। हर 2 घंटे में एक दलित का अपमान होता है। एवरी डे 3 दलित वुमेन्स आर रेप्ड। एवरी डे 2 दलित्स आर मर्डर्ड एंड 2 दलित हाउसेस आर बर्न इन इंडिया। ये स्टैटिस्टिक्स है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है, जो 92-93 की रिपोर्ट में लिखा हुआ। दूसरी रियलिटी क्या है? 78 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया वेयर गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 78 डिस्ट्रिक्ट्स मीन्स इक्विवेलेंट टू 2 स्टेट्स। महाराष्ट्र के बराबरी के 2 राज्य ऐसे हमारे देश में है जहां पे पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा का पूरा जो समाज व्यवस्था है, वो पूरा का पूरा नक्सलाइट लोग चलाते हैं। नक्सलाइट वहां पे गवर्नमेंट है ही। 78 डिस्ट्रिक्ट्स आर अवे फ्रॉम इंडिया। और एक रियलिटी है 600 बिलियन पॉपुलेशन जो है हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये जो चीजें हैं ये मणिशंकर अय्यर जी ने अभी अभी एक इंटरव्यू में, हेडलाइन टुडे की इंटरव्यू में कही थी 2012 में। ये रियलिटी है। ये होगी सोशल रियलिटी। अभी रिजर्वेशन की रियलिटी के तरफ अगर हम देखेंगे तो करंट डिबेट हमारी देश में ये चल रहा है कि करीबन 149 सेक्रेटरीज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। कितने हैं? 149 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है। 108 एडिशनल सेक्रेटरीज है, 477 ज्वाइंट सेक्रेटरीज है, 590 डायरेक्टर्स है। इसमें से ओनली 2, 31 and 17 respectively are from this community. Though there are 4 secretaries from the scheduled tribe, their presence in the other 3 categories is very poor. ये सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो 1000 डायरेक्टर्स का सर्वे लिया गया प्राइवेट सेक्टर्स में। वहां पे 94% बिलोंग्स टू सो कॉल्ड अपर कास्ट and about 3% each from OBCs and SCs. This means 68% of our population should remain contained with 6% of the directors in the private corporate sector. ये प्राइवेट सेक्टर की बात है। अभी ये सब चीजें जब हम लोग देखते हैं, सोशल रियलिटी देखते हैं, सर्विस सेक्टर देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर देखते हैं, ये सब देखने के बाद क्या होना चाहिए? ये सब देखने के बाद जो कॉमन शेड्यूल ट्राइब का जो लड़का है उसका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। क्या होता है? हाईजैक हो जाता है कि इससे उससे बड़ा अच्छा है, जरा नक्सलाइट ही अच्छा है, ऐसा वो सोचना शुरू करते हैं। पर बाबा साहब ने ये नहीं बताया। बाबा साहब ने क्या बताया हमको? We have 2 options, hatred versus reforms। क्या करना है हमको? बाबा साहब की जिंदगी के तरफ हम देखें तो ये 2 चॉइसेस में से हमको चूज करना है। हेट्रेड के साथ जाना है या रिफॉर्म्स के साथ जाना है। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में रिफॉर्म्स को ज्यादा महत्व दिया। बाबा साहब ने क्या किया? रिफॉर्म्स को ज्यादा महत्व दिया। ये रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मनुस्मृति का दहन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसको कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, जो कास्ट सिस्टम है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं, जला दिया उसको। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए थे, जहां पे गांधी जी थे ही नहीं। सबसे पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने फ्रीडम की बात की, डिमांड फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या किया बाबा साहब ने? सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। क्या मांगा? सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। अभी ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब आप लोग होमवर्क है आपको। पुना पैक्ट आया। पुना पैक्ट इज द बर्थ ऑफ दिस मॉडर्न रिजर्वेशन। जो आज के तारीख में जो रिजर्वेशन लागू है, इसका जो बर्थ है वो बर्थ है पुना पैक्ट। शॉर्ट में पुना पैक्ट ये है, गांधी जी और हिंदू समाज वर्सेस बाबा साहब वर्सेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इनके बीच में हुआ एक पैक्ट है।
हुआ यूं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब ने बोला कि भाई हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमारे देश में सिखों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, मुस्लिम समाज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, लेकिन अस्पृश्यों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहिए करके गांधी जी का डिमांड था। काफी बहस चली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उनको सर्वाधिकार दिए गए और ये बोला गया कि आप जो डिसीजन लेंगे वो हमारे ऊपर बंधनकारक रहेगी। बाबा साहब ने ये बोला कि जब सिख जो हिंदू धर्म से अलग है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जरूरी है, दे दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दे दो। मुस्लिमों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जरूरी है क्योंकि वो हिंदू समाज से अलग है, उनके लिए भी दे दो। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो भी हिंदू समाज के है ही नहीं ना, क्योंकि हिंदू समाज कुछ नहीं दे रहा है उनको। हिंदू समाज उसको कुछ नहीं दे रहा है, ना सत्ता में भागीदारी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, उनको नजदीकी भी आने के लिए नहीं दे रहा है, उनको अस्पृश्य बोल रहा है, अनटचेबल बोल रहा है। तो उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। बाबा साहब वाज डिमांडिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस नेशन थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। के लिए मंदिर प्रवेश, जब कालाराम मंदिर प्रवेश का जो सत्याग्रह था फेल हो गया, उसके बाद में कांग्रेस ने दलितों को लेकर के मंदिर प्रवेश करना चालू कर दिया, फिर कॉमन भोजन लेना चालू कर दिया। ऐसे जो भी है दया वाले जो चीजें हैं, दया जो जानवरों के साथ दया दिखाई जाती है, ऐसी दया वहां गांधी जी ने दिखानी चालू कर दी। तो बाबा साहब ये चाहते हैं कि हम इंसान हैं, हमको दया नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इंसानों की जिंदगी चाहिए। इंसान जिस तरीके से जीना चाहता है उसकी वो जिंदगी हमको चाहिए, हमको दया नहीं चाहिए। तो अगर हमको इंसानों जैसी जिंदगी अगर चाहिए तो हमको इंसान, हम लोग इंसान है ये पहले एक्सेप्ट करो कि भाई आप लोग इंसान हो। अगर हम इंसान है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट चाहिए, हमारे कानून हम खुद लिखेंगे, हमारे लिए पॉलिसी हम खुद लोग बनाएंगे, हमारे लिए जो भी कुछ है वो हम बनाएंगे। बाबा साहब ने एक जगह पे बोला भी है कि मेरे को रास्ते का जो इलेक्ट्रिक पोल है उसको मेरे को आप फांसी दे दो, लेकिन मेरे समाज के लिए जो मैंने आज लिया है ब्रिटिश सरकार के साथ झगड़ा करके, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कुछ धमकियां ऐसी भी आई कि बाबा साहब आप जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हो वो समाज भी मारा जाएगा, यहाँ पे कम्युनल राइट्स होंगे। अगर आपका समाज ही नहीं रहेगा तो आप किसके लिए झगड़ रहे हो। वहां पे फिर बाबा साहब का टर्नआउट मालूम पड़ता है, हमको दिखता है हिस्ट्री में कि बाबा साहब ने बोला ठीक है भाई, गांधी जी का मरने का पाप भी मैं अपने सर पे क्यों लूं। तो ठीक है, इतना सब लोग चाहते हैं, समाज की भी इसमें अगर हानि होने वाली है आगे चल करके, सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिलने से रहे, तो बेटर है कि भाई कुछ पैक्ट कर लो। तो ये जब पैक्ट हुआ तभी गांधी जी की तरफ से ये प्रस्ताव आ गया कि हम लोग आपको रिजर्वेशन देंगे। बाबा साहब नहीं चाहते थे रिजर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है, बाबा साहब भी जानते थे। और आज हम भी देखते हैं कि रिजर्वेशन से कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये हम सब लोग देखते हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन देने की बात सबसे पहले गांधी जी ने की, जो जबरदस्ती बाबा साहब को एक्सेप्ट करनी पड़ी। ये पुनः है कि जातीयता निर्मूलन यही एक रास्ता है यहाँ के इंसानों को इंसान बनाने का। जब तक ये इंटरकास्ट में जो झगड़े हैं ये खत्म नहीं होते, कास्ट सिस्टम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये इंसान बन के नहीं रह सकते। इसके लिए बाबा साहब ने बोला, ये किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दिस इज पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम और बात करेंगे डिटेल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब कहते हैं, आई अपील टू ऑल इंडियंस टू बी द नेशन बाय डिस्कार्डिंग कास्ट which have brought separation in social life and created jealousy and hatred। बाबा साहब का कोट है, हेट्रेड डिस्कार्ड करने के लिए बाबा साहब ने कई जगह पे बोला है। बाढ़ का सत्याग्रह भी अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में जो राइट्स हुए उसमें भी बाबा साहब ने ये ऑर्डर नहीं दिया कि भाई आप लोग भी हाथ में काटी लो, तलवारें लो और हिंदुओं को कत्ल करो। बाबा साहब ने ये नहीं किया। अस्पृश्यों के ऊपर हल्ले हुए, उनका खून बहाया गया, लेकिन बाबा साहब ने इसको चेतावनी नहीं दी। बाबा साहब ने बोला आप हम लोग शांति से ही रहेंगे। हेट्रेड कभी भी बाबा साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदू कोड बिल सब लोग जानते हैं, हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में डिफीट हो गया
क्योंकि इसके लिए डिफीट हो गया कि हिंदू कोड बिल में जो हिंदू समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, कोई भी कास्ट की रहने दो, क्षत्रिय रहने दो, ब्राह्मण रहने दो, वैश्य रहने दो, शूद्र रहने दो, सबके लिए इंसानों का दर्जा देने के लिए ये हिंदू कोड बिल था। और ये हिंदू कोड बिल डिफीट क्यों हुआ? क्योंकि पार्लियामेंट में मैक्सिमम हिंदू पुरुष थे। अगर वहां पे मैक्सिमम हिंदू स्त्रियां अगर होती तो शायद ये बिल पास हो जाता। नेहरू जी ने कमिटमेंट दिया बाबा साहब को कि ये बिल आप लेके आओ, हम इसको पास करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट फ्लोर पे जब ये बिल आया तभी ये बिल डिफीट हो गया। बाबा साहब ने इनफैक्ट ये भी बोला कि भाई पूरा मत करो, कम से कम पार्ट तो करो। 2-3 पार्ट 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। 3 पार्ट के ऊपर डिस्कशन भी खत्म हो गए, ऑलमोस्ट अप्रूव भी हो गए। लेकिन अल्टीमेटली जब ये पास होने की बात आ गई तभी नेहरू जी ने खुद ही बाबा साहब को बोला कि भाई यू विड्रॉ योर बिल। बाबा साहब को इतना गुस्सा आया कि हमारे साथ छलावा किया गया, कपट नीति का अवलंबन किया गया हिंदू कोड बिल के माध्यम से। जो बिल यहाँ की भारत की महिलाओं को इक्वल राइट देने की बात कर रहा। पीके अत्रे जो बाबा साहब के सबसे बड़े क्रिटिक थे, विरोधक थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है की बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मदतीचा हात हिंदू समाजाने झिटकारला, याच्यापेक्षा मोठं पाप हिंदू समाजाने कुठलंच केलेलं नाही. प्रज्ञा अत्रेचे शब्द. त्यानंतर बाबासाहेबांनी बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या भारताला दिला. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ही घटना जी आहे ही या आपल्या भारतामधल्या रिफॉर्म प्रोसेस मधली सर्वात मोठी घटना आहे जी बाबासाहेबांनी या आपल्या देशाला दिली, इथल्या समाजाला दिली. हम सब लोग जिंदा हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के कुछ सामने भी गए हैं, लेकिन कभी क्या हमने ये सोचा कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद क्या है. एक एक्सरसाइज करना है आपको. अपना पेन और पेपर लीजिए. ठीक है, लिखा? ओके. नाउ प्लीज रेज योर हैंड. कितने लोगों ने लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लगभग 150 लोगों के हॉल में 10 लोगों ने ये लिखा. इसका मतलब ये होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट. समझ में नहीं आता है हमारी जिंदगी का मकसद क्या है. हम लिख नहीं सकते. हमको सब समझता है मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, सब समझता है, लेकिन उसका मतलब हमारे लाइफ के साथ किस तरीके से है ये समझना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं. आपके लिए होमवर्क ये है कि शाम को अपने आंख बंद करके 5 मिनट के लिए थोड़ा सोचो और थोड़ा लिखने की कोशिश करो कि भाई मेरा जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए और क्या है. प्लीज राइट डाउन शाम घर में जाने के बाद. बाबा साहब ने जो रिफॉर्म किया, बाबा साहब की जिंदगी का जो मकसद निकलता है वो इस तरीके से निकलता है कि सोशल रिफॉर्म्स फॉर व्हाट? ह्यूमन इक्वालिटी. एजुकेशनल रिफॉर्म फॉर ऑल, फॉर व्हाट? फ्री फॉर ऑल. पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर व्हाट? Opportunity of participation in the mainstream, in the administration, and economical reform. Very important. Why these economical reforms are required? It is required for converting non-performing human assets into the performing human assets. It is required for non-performing, underperforming human assets to the performing, super performing human assets. शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करेंगे और इकोनॉमिकली अनवेलेबल ओबीसीज की अगर बात करें तो ये जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, ये नॉन प्रोडक्टिव तबका माना जाता है. कितना क्या माना जाता है? नॉन प्रोडक्टिव. क्योंकि इनके पास ना एजुकेशन है ना काम करने का कोई आर्ट है. दे आर ओनली इन सर्विस सेक्टर विच इज अनपेएबल. उनको क्या खाली खाना है और जिंदा रहना है. तो इतना बड़ा करीबन 50% का हिस्सा जो है ये नॉन प्रोडक्टिव हिस्सा है हमारे ह्यूमन असेट्स का, भारत के ह्यूमन असेट्स का. तो बाबा साहब के रिफॉर्म्स की बात अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की, तो बाबा साहब ये चाहते थे कि वो 50%, 60%, 70% जो तबका है इसको मैं प्रोडक्टिव करना चाहता हूँ, इसको मैं इकोनॉमी के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसको मैं सुपर परफॉर्मिंग ह्यूमन असेट बनाना चाहता हूँ. ये बाबा साहब का ऑब्जेक्टिव.
ठीक है भाई, ऑल विथ मी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर ऑब्जेक्टिव हम लोगों जो हम लिख नहीं सके हमारे पेपर के ऊपर, ये बाबा साहब ने हमको लिख के दिया। बाबा साहब ने हमको लिख के दिया है कि भाई हमारे जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हमारे संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि हमारे जिंदगी का, भारतीय समाज का, भारत के सिटीजन्स का, भारत के नागरिक का, हर एक नागरिक का उद्देश्य क्या होना चाहिए जिंदगी का। ये जो प्रियम्बल है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है घर में जाने के बाद करने का, जब भी आप अपना ऑब्जेक्टिव अपने पेपर पे लिखोगे तो उसको ये प्रियम्बल के साथ रिलेट करने की कोशिश करना। अगर आपके ऑब्जेक्टिव का एक भी वर्ड अगर ये प्रियम्बल के वर्ड के साथ मैच करता है तो समझ लो आप जिंदगी में बराबर रास्ते से जा रहे हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव का एक भी वर्ड अगर ये प्रियम्बल से मैच नहीं होता है तो समझ लेगा कि आप भटक रहे हैं। इतना सिंपल तरीका है। लेकिन हुआ यूं कि जब हमने ये प्रियम्बल पढ़ी थी स्कूल के जमाने में, पहली दूसरी तीसरी में अपने टेक्स्ट बुक के पहले दूसरे पन्ने के लिए होती थी, जब हम ये पढ़ते थे तभी हमको कुछ समझ नहीं आता था इसमें क्या लिखा हो, कुछ नहीं समझता था। और जब समझने का टाइम आ गया तब तक हम प्रियम्बल भूल गए। किसी ने कोशिश नहीं की कि भाई प्रियम्बल वापस आके इसको हमको आके कोई बोले। जैसे कि आप आज स्टूडेंट डे मना रहे हो, प्रियम्बल का मस्त आपने लिख के रखा है वहां पे। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी बराबर रास्ते पे चल रही है, अदरवाइज हम भटक गए हैं। ये भारत के हर एक नागरिक ने सोचना चाहिए, भारत के हर एक नागरिक ने इसको सोचना चाहिए। इसका हर एक वर्ड जो है इसका मीनिंग आप सब लोग बुद्धिमान है, जानते हैं कि भाई क्या मीनिंग है इसका, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें अगर कुछ है तो वो है फ्रेटरनिटी। वो क्या है? बंधुभाव। बाबा साहब अपनी जिंदगी के 3 ऑब्जेक्ट, उनके जो बातें हैं 3 चीजों के ऊपर जो ज्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं, स्वातंत्र, समता और बंधुता। जब बाबा साहब को बोला गया कि भाई ये 3 शब्दों में से आप कौन से वर्ड को ज्यादा अहमियत देंगे, तो बाबा साहब ने उसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। वो ऐसा है कि स्वातंत्र अगर वो क्या बोलते हैं कि भाई स्वराचार में अगर बदल जाता है तो वो डिट्रीमेंटल है। तो इसके लिए स्वातंत्र के लिए रूल रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। और जिस चीज के लिए रूल्स और रेगुलेशन है, कायदा कानून है, वो ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। तो इसके लिए स्वातंत्र मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए भी रूल है, लॉ है, कानून है। तो वो भी रूल, लॉ, कानून ब्रेक होता है तो समता के ऊपर भी इतना इंपॉर्टेंस हम दे नहीं सकते। एक ही चीज ऐसी है जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, बंधुभाव बोलते हैं। ये बंधुभाव के लिए कोई लॉ नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, इसके लिए वो ब्रेक नहीं हो सकता। इसके लिए वो ब्रेक नहीं हो सकता। इसके लिए बाबा साहब ने सबसे ज्यादा अहमियत अगर किस चीज को दी है तो वो है फ्रेटर्निटी, बंधुता। बंधुता जब बंधुभाव की नजर से देखते हैं तो इसको बाकी जो 2 चीजें स्वातंत्र और समता है ये ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। तो आपको भी अपने लाइफ में ये सामने रखना पड़ेगा, जिंदगी के सामने रखना पड़ेगा कि जो फ्रेटर्निटी है इसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल एक है जो हमने अभी भी देखा, फिर 24 पार्ट्स है, उसमें करीबन 448 आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स है। तो ये आर्टिकल्स में आर्टिकल 341 और 342 ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? ये व्हाट इज शेड्यूल कास्ट एंड व्हाट इज शेड्यूल ट्राइब। बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई ये शेड्यूल कास्ट क्या चीज है, शेड्यूल ट्राइब क्या चीज है, क्या ये कोई जाति है? शेड्यूल कास्ट कोई जाति है? नहीं, ये जातियों का समूह है जो आर्टिकल 341 के में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 341 में डिफाइन किया गया है कि भाई किसको बोलेंगे शेड्यूल कास्ट। 342 में डिफाइन किया गया है कि किसको बोलेंगे शेड्यूल ट्राइब। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, 5 अपेंडिसेस है और 98 अमेंडमेंट आज तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। कितनी अमेंडमेंट? 98 अमेंडमेंट्स हुई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसको हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। क्या करेंगे? ब्रीफली वी विल विजिट दिस पार्ट्स। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन tells us about fundamental rights. Tells us about fundamental rights.
अभी ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहला राइट ये है, राइट टू इक्वालिटी, इंक्लूडिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन grounds of race, religion, caste, gender or place of birth, and equality of opportunity in matter of employment, जो कि हम सर्विस रिजर्वेशन की बात करते हैं। देन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सबसे पहला फंडामेंटल राइट है। रिजर्वेशन ये हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट में आता है। उसके बाद में और बहुत सारे राइट्स हैं, करीबन 7 राइट्स है। ये डॉक्यूमेंट सब जगह पे इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सब लोग इसको डिटेल में पढ़ें किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हमारे डिफाइन किए गए हैं। अभी इसके साथ में, इसको साथ में रखते हुए जो राइट ऑफ इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है, इसके अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो वो कौन से आर्टिकल्स है उसको हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट राइट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14, 15, 16, 17 and 18 of the Constitution. It is the principal foundation of all other rights and liberties and guarantees the following. क्या गारंटी करता है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality